एली, आपकी आज की ट्रेनर, एक इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स, जो सुनने में एक से लगते हैं पर उनकी स्पेलिंग अलग है और जाहिर सी बात है मीनिंग भी अलग है और इनकी अदला बदली से हो सकती है कन्फ्यूजन। तो आज हम कुछ ऐसे ही होमोफोन सीखेंगे और उनकी करेक्ट मीनिंग और हम इंग्लिश में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है, होल और होल। अब ये होल का मतलब होता है छेद, किसी भी चीज़ में छेद होना, कपड़े में छेद होना, पेपर में छेद होना, उस छेद को हम कहते हैं होल। ये होल कौन सा है, ये होल का मतलब है पूर्ण, संपूर्ण, पूरा का पूरा, यानी कि किसी भी उस चीज़ का कोई पीस गायब ही नहीं है, वो पूरे की पूरी है। चलिए इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखें हम। ये देखिए, इस डोनट में होल है तो आप कहते हो द डोनट हैज़ अ होल, यानी डोनट में छेद है। होल का सेंटेंस है ही कैन ईट द होल पिज्जा। देखिए ये पूरा का पूरा पिज्जा वो खा सकता है, उसका एपेटाइट बहुत अच्छा है। तो ये पूरे के लिए हम यूज़ करते हैं होल और छेद के लिए है ये वाला होल। आई होप दोस्तों ये समझ आया। तो चलिए देखें नेक्स्ट कौन सा है, अफेक्ट, 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 अफेक्ट। दोनों को सुनने में दोनों एक से लगते हैं पर दोनों के मीनिंग देखिए। इस अफेक्ट का मतलब है प्रभाव या असर, किसी भी एक चीज़ या व्यक्ति के किसी कार्य के वजह से किसी और चीज़ पर प्रभाव पड़ना या कुछ असर पड़ना। इस अफेक्ट का मतलब है इसी ही प्रभाव का परिणाम। किसी भी एक चीज़ को करने से, हर चीज़ को करने से कुछ ना कुछ परिणाम तो होता है, तो बस तभी हम यूज़ करते हैं इफेक्ट, परिणाम। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। Since she spent all her time playing, it affected her studies. यानी कि हम तो पता है आजकल बच्चे बड़े फ़ोन में लगे होते हैं, फ़ोन में गेम्स खेल रहे होते हैं, हमेशा वही खेलते रहते हैं, तो बस उसकी वजह से पढ़ाई पर असर होता है। Affected her studies, तो ज़्यादा खेलने से प्रभाव पड़ा है पढ़ाई पर। और अब इसका परिणाम क्या होगा, कम मार्क्स। तो बस इसमें वही है, the effects of studying less are less marks। यहाँ पे है अफेक्ट, प्रभाव, ये है परिणाम, किसी भी चीज़ का परिणाम। आई होप दोस्तों ये क्लियर था। तो चलिए देखें आगे क्या है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो हम देखें, इसका मतलब है सिद्धांत। किसी भी इंसान के कुछ सिद्धांत होते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी गलत नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। उन चीज़ों को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल के दो अलग मीनिंग है। अगर आप इसे नाउन फॉर्म में यूज़ कर रहे हो तो ये है प्रधान अध्यापक। ये प्रिंसिपल मतलब स्कूल या कॉलेज के जो होते हैं उनके लिए आप प्रिंसिपल ये वाला यूज़ करते हो। अब इसको नाउन फॉर्म का तो मीनिंग ये है, पर एडजेक्टिव फॉर्म का मीनिंग है मूल कारण। किसी भी चीज़ या आपको किसी भी कोई काम करने जाओ तो हर एक चीज़ का एक मूल कारण होता है कि आपका मेन चीज़ करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो बस इसमें प्रिंसिपल का मतलब वही है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रिंसिपल, ही नेवर चीट्स अ कस्टमर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि वो अपने कस्टमर्स को कभी धोखा नहीं देता, ये उसके सिद्धांत है। बड़ा सिद्धांतवादी इंसान है। अब इस प्रिंसिपल का देखें, द प्रिंसिपल वॉज हैप्पी विद द स्कूल्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्कूल की परफॉर्मेंस, वो इतने अच्छे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही या कम कंप्लेंट्स आ रही है, तो इसी परफॉर्मेंस की वजह से प्रिंसिपल खुश है। यहाँ का देखें, द प्रिंसिपल रीज़न फॉर दिस मीटिंग इज़ टू गेट टू नो ईच अदर, यानी कि इस मीटिंग का प्रिंसिपल रीज़न यानी कि मूल कारण है एक दूसरे को हम जाने समझे। ये दोस्तों जनरली तब होता है अगर ऑफिस में कोई नया आया हो तो उनकी सबसे जान पहचान करवा दे ताकि दोस्ती बने एक दूसरे से, आप आगे काम करने में आपको ईजी हो। तो बस ये वही है, गेट टू नो यानी कि एक दूसरे को जानना। तो इस मीटिंग का प्रिंसिपल रीज़न यानी मूल कारण है गेट टू नो ईच अदर। चलिए देखते हैं इस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बाद कौन से वर्ड्स है। देन,
इसके प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। दैन, देन, यहाँ पे आप एन कहते हो, यहाँ पे एन कहते हो। तो इसको आप कब यूज़ करते हो? जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि किसी के मुकाबले कोई चीज़ बेहतर है या कोई इंसान बेहतर है या इसके बजाय मुझे वो करना है। तो जब आप ये कंपैरिजन करते हो तब आप दैन यूज़ करते हो। देन को तब यूज़ करते हैं जब किसी भी चीज़ के बाद ये होगा, तो ये बाद के लिए आप देन यूज़ करते हो। तो मतलब अगर ये हो गया तो ये होगा। जैसे कि अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये देन तब भी यूज़ होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। शी इज स्मार्टर दैन हर, यानी कि वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। इसका एग्जाम्पल देखिए। शी विल मीट मी एंड देन गो टू कॉलेज एंड देन गो टू स्कूल। जहाँ भी जा रहे हो मतलब पहले मुझे मिलेगी फिर जाएगी वो स्कूल या कॉलेज वगैरह वगैरह। देखिए दोस्तों, ये देन का मतलब है इसके बाद, और ये था देन कंपैरिजन। इसका प्लीज़ दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इन दोनों के मीनिंग ये जनरली बहुत कंफ्यूजन में गलत यूज़ हो जाते हैं। इसका मीनिंग आई होप क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। स्टेशनरी और स्टेशनरी, इसमें भी सिर्फ एक ही लेटर का फ़र्क है। ये स्टेशनरी का मतलब है स्थिर। कोई भी चीज़ जब एक जगह पर स्थिर खड़ी होती है तब उसे आप कहते हो स्टेशनरी। ये स्टेशनरी है हमारे स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी ऑफिस में लिखने के लिए जो काम आती है, पेन, पेपर, बुक्स, कुछ भी, ये सब जो सारी चीज़ें होती है उन्हें आप स्टेशनरी कहते हो। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। द बस इज स्टेशनरी एट द बस स्टॉप, यानी कि बस एक ही जगह पे खड़ी है, बस स्टॉप पे कहीं जा नहीं रही है, एक ही जगह पे है, तो हमने कहा है स्टेशनरी। इसका एग्जाम्पल देखिए। आई नीड स्टेशनरी फॉर कॉलेज, यानी कि कॉलेज जाना है भाई, मुझे स्टेशनरी की ज़रूरत है, मुझे ये पेन पेंसिल खरीदने पड़ेंगे तभी तो जाके कॉलेज में हम लिख पाएंगे। राइट, आई होप क्लियर था ये दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इट्स। अब ये इट्स है दोस्तों एक प्रोनाउन है, मतलब किसी भी चीज़ के जब आप बारे में बात कर रहे हो तब आप इट्स यूज़ करते हो। मतलब ये बात करने के वक्त आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है आपकी कार बहुत अच्छी है, कार का कलर रेड है। आप दूसरी बार जब वो सेंटेंस यूज़ करना चाहते हो, आप कार नहीं कहते हो, आप उसका कलर कहते हो। राइट, तो ये बस हिंदी में ये उसका है। ये इट्स एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसका अगर इस कॉन्ट्रैक्शन को आप एक्सपैंड करो, इसका मतलब है इट इज़ या इट हैज़। तो इट इज़ तो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हो गया, पर इट हैज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस के लिए है या प्रेजेंट टेंस के लिए? ये वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर सेंटेंस में कुछ पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इट हैज़ हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। शीला हैज़ अ कार, इट्स कलर इज़ रेड, यानी कि शीला के पास एक कार है, उस कार का कलर रेड है। तो इट्स के बाद जो भी वर्ड आता है ये बताता है आपको कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक ट्रिक है जानने के लिए कि इट्स यूज़ करें या ये यूज़ करें। अगर इसके बाद का वर्ड पिछले वाले सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है तो आप ये इट्स नहीं यूज़ कर सकते। आई होप ये क्लियर था। चलिए देखिए इसका इट्स अ लवली डे। ये हम देखें इसका एग्जाम्पल। इट्स अ लवली डे, इट इज़ अ लवली डे, यानी कि दिन बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा दिन है। इट इज़, ये अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ये हो गया पास्ट टेंस। इट्स लॉस्ट इट्स शाइन, ये लॉस्ट वर्ड मुझे बता रहा है कि कोई बीती हुई चीज़ या खराब हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये इट इज़ नहीं, ये इट हैज़ है। इट हैज़ लॉस्ट इट्स शाइन, यानी कि वो अपनी चमक खो चुकी है। कार पुरानी हो गई तो खो जाती है जनरली, चमक थोड़ा डल हो जाता है, तो बस इट हैज़। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हुज़ और हुज़,
ये तो आप समझ गए होंगे कि ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, या अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे आ गया है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन है। हु इज़ या हु एज, हु हैज़। ये हुज का मतलब है किसका, हुज इज दिस, किसका है ये, राइट, किसका। ये है हु इज या हु हैज़। इसका भी सेम है, ये हैज़ है, सिर्फ पास्ट टेंस के लिए यूज होगा। देखिए हुज इज दिस बॉटल, ये बॉटल किसकी है, और यहाँ पे है हुज देयर, यानी हु इज देयर, शॉर्ट कर दिया हु इज का हुज। और ये हुज गॉन टू गोवा, हु हैज गॉन टू गोवा। यहाँ भी गॉन एक पास्ट के लिए बात करता हुआ वर्ड है, तो हम इसीलिए हैज कहेंगे। ये हु इज हो या हु हैज हो, बोलते वक्त हुज ही कहा जाता है, इसीलिए दोनों में कंफ्यूजन होना एक पॉसिबिलिटी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, योर और योर। योर, अब ये योर इसका मतलब है आपका या तुम्हारा, जो भी आपकी चीज़ हो और उसके बारे में बात हो रही हो, तो योर। इस योर का मतलब है यू आर, ये कॉन्ट्रैक्शन है इसका, ये ए निकालकर अपॉस्ट्रोफी आ गया, वही जो कॉन्ट्रैक्शन यू आर। इसका एग्जाम्पल देखें, योर बैग इज नाइस, यानी कि आपका बैग अच्छा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, योर वेलकम। ये दोस्तों योर वेलकम जनरली लोग कहते हैं क्योंकि बोलने में एक सा है, पर ये योर वेलकम नहीं है, ये आपका वेलकम नहीं है, ये है यू आर वेलकम। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लूज और लूज, ये लूज इसका मतलब है कोई भी ढीली चीज़, जैसे कि ढीले कपड़े और ढीली पैकेजिंग, तो ये ढीला लूज। इस लूज का मतलब है खो जाना या हार जाना। अगर कोई भी चीज़ समझिए आपसे गुम हो गई, तब भी आप यूज़ कर सकते हो ये, और ये हार गए अगर किसी से किसी गेम में, तो तब भी ये यूज़ होता है, ये नहीं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, I'll wear a loose t-shirt, यानी कि मैं लूज टी शर्ट पहनूंगी जो थोड़ी ढीली हो, कंफर्टेबल हो, तो लूज टी शर्ट। यहाँ पे है I don't want to lose you, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लूज। आई होप क्लियर था ये दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर दूसरी चीज़ पूरा करती है तो उसे आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि वो दोनों साथ में एक दूसरे के साथ अच्छे दिखते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब आप यूज़ करते हो कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है तारीफ। जब आप किसी की तारीफ करते हो, प्रशंसा करते हो, तब आप यूज़ करते हो ये कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, Everyone says that the couple compliments each other, यानी कि सब कहते हैं कि वो कपल एक दूसरे को पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे के साथ दोनों अच्छे दिखते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, तब हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए I receive compliments from my dimple, यानी कि मुझे मेरे डिम्पल के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत प्रशंसा मिलती है। आई होप दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़े। दिस और दीज, ये सबसे आसान है। दिस सिंगुलर है, तो जब आप सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं तब आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, और दीज है प्लूरल, यानी कि जब एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही हो तब आप यूज़ करेंगे दीज। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यानी कि ये एक अम्ब्रेला है, सो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। और अगर एक से ज़्यादा हुए तो तब आप कह सकते हो दीज आर अम्ब्रेलाज, दीज आर अम्ब्रेलाज, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यानी कि एक अम्ब्रेला है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, भले ही दो हो पर प्लूरल है, तो आप कह रहे हो दीज। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये भी एक काफ़ी कॉमन कन्फ्यूजन का कारण बनता है, देयर, देयर, देयर। इन तीनों को हम डायरेक्टली एक सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। देयर पार्किंग देयर कार देयर। अब ये देयर आप अपॉस्ट्रोफी देख के आई थिंक समझ गए होंगे कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, दे आर। तो ये देयर हो गया, दे आर पार्किंग देयर,
देयर का मतलब है उनका, बिलोंगिंग टू समबडी, किसी का, तब आप कहते हो देयर। और देयर यूज होता है जब आप किसी लोकेशन को या किसी जगह को बोल रहे हो कि हाँ वहाँ पे है, तो बस ये है लोकेशन। तो इसका, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि दे आर, मतलब वो पार्क करेंगे उनकी कार वहाँ पर, यानी कि वो उनकी कार वहाँ पर पार्क करेंगे। आई होप ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टू और टू, इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा टू है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इस टू का मतलब है जब, अगर समझो आपको कहना है आई वॉन्ट टू अटेंड द लेक्चर, यानी कि मैं वो लेक्चर अटेंड करना चाहती हूँ। जब आपको कुछ करना हो तब आप ये टू यूज़ करते हो। अब ये टू कब यूज़ कर सकते हो? मुझे पता है आप जनरली अगर आपको कोई कहे आई मिस यू तो आप कहते हो आई मिस यू टू, यानी कि आप भी वो फील करते हो, आप भी वो कहना चाहते हो, तब आप आगे ये टू लगा देते हो। तो बस इसका भी वही, इसका मीनिंग वही है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू अटेंड द लेक्चर टू। यहाँ पे कहा उसने आई वॉन्ट टू अटेंड द लेक्चर, यहाँ पे वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ तुम भी वो लेक्चर अटेंड करो, इसीलिए वो कह रही है टू। देखा, क्लियर था ना ये दोस्तों? तो दोस्तों अब हम तो आ चुके हैं लेसन के आखिर में, पर आई होप आपको सारे होमोफोन्स बिल्कुल याद आ गए, बिल्कुल समझ गए हैं। बस अब आपसे अलविदा लेंगे और मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कीप लर्निंग इंग्लिश। टेक केयर।